समझ आ दीजिए सभी लोग। सार्थे तृतीया सूत्र, ठीक है। सार्थे तृतीया सूत्र कहता है कि सह साकम सार्धम समम, इन शब्दों के युग में तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट में आप देख सकते हैं कि दिया है कि जिसके साथ, समझने के लिए आसानी से, कि अगर किसी वाक्य में साथ दिया रहेगा तो किसके साथ दिया रहेगा तो उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो जिसके साथ साथ लगा होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है कि मोहन के साथ सोहन घर गया, तो किसके साथ गया? मोहन के साथ सोहन के साथ गया। तो जिसके साथ साथ लगा रहेगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करेंगे। तब किसके साथ साथ लगा? मोहन के साथ लगा है। तो जब मोहन के साथ यहाँ पर साथ लगा हुआ है तब हम मोहन में कौन सा विभक्ति लगाएंगे? तृतीया विभक्ति। अच्छा, तो तृतीया विभक्ति में हम एक वचन लगाएंगे, द्विवचन लगाएंगे या बहुवचन लगाएंगे? एक वचन लगाएंगे। एक वचन क्यों लगाएंगे? मोहन में क्योंकि मोहन अकेले है, क्लियर ना जी। नियम के अनुसार इसमें तृतीया विभक्ति लगाना है तो तृतीया विभक्ति का एक वचन हम लगाएंगे। तो तृतीया विभक्ति का एक वचन हम लगाएंगे तो यहाँ पर मोहन में हम तृतीया विभक्ति बनाना है तो तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होता है? क्या होता है? मोनेन हो जाएगा, क्योंकि ये बालक के समान चलेगा। मोहन शब्द आकार पुल्लिंग है तो बालक के समान चलेगा। बालक में चलता है कि आपका बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालका, बालकेन, बालकाव्याम, बालकई, बालकाए, बालकाव्याम, बालकेव्या। उसी तरीके से मोहन का रूप चलाइएगा तो चलता है मोहना, मोहनऊ, मोहना, मोहनम, मोहनऊ, मोहनान, मोनेन, मोहनाव्याम, मोनई, मोनाए, मोनाव्याम, मोनेव्या। इसी तरीके से रूप चलता जाएगा। यानी कि जितना अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, यानी कि शब्द वैसा हो, यदि वह पुल्लिंग है और उस शब्द के अंत में अ आ रहा है तो वो बालक के समान चलता है। तो यहाँ पर मोहन क्या है? पुल्लिंग है कि नहीं है? पुल्लिंग है ना जी। और इसके अंत में अ आ रहा है तो ये किसके समान चलेगा? बालक के समान चलेगा। तो बालक का तृतीया एक वचन बालकेन होता है, तो उसी तरीके से मोहन का तृतीया एक वचन तुम्हारा मोहनेन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम तृतीया विभक्ति यहाँ लगाए तो यहाँ पर साथ के लिए आप स लगा देंगे तुरंत। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ स ही हम लगाएंगे, हम स्वतंत्र हैं, कोई सा भी इस चारों में से आप लगा सकते हैं, वो साथ का ही अर्थ होता है, ठीक है। जैसे सह साकम सार्धम समम ये दिया हुआ है ना, तो स भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, साकम भी चाहे तो लगा सकते हैं, सार्धम भी चाहे तो लगा सकते हैं और समम भी चाहे तो लगा सकते हैं। सबका मतलब एक ही होता है और वह होता है साथ। आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि अब यहाँ पर हम स लगा दिए तो सार्धम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फिर प्रश्न मन में बन जाएगा तब सार्धम किसके साथ लगाएंगे, समम किसके साथ लगाएंगे, है ना। तो आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर स नहीं लगाना है तो यहाँ सार्धम लिखिए, सार्धम नहीं लगाना है तो समम लिखिए, समम नहीं लगाना है तो साकम लिखिए। सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स फेमस है, अत्यधिक लोगों के दिमाग में तुरंत स आ जाता है, इसीलिए ज्यादा प्रयास होना चाहिए कि स को ही लगाने का, ठीक है। उसके बाद से अब सोहन घर जाता है। अब यहाँ से साधारण अनुवाद हो गया, सोहन घर जाता है। इतना काम कर लिए कि मोहन के साथ मोहनेन सब सोहन घर जाता है, ठीक है। तो सोहन का क्या हो जाएगा? सोहना, सोहना, है ना। कहाँ जाता है? गृहम। घर का क्या होता है? गृहम। गृह होता है ना। यस सर। तो इसका हो जाएगा गृहम, ठीक है। यानी कि घर हो जाता है, द्वितीय विभक्ति में चल जाएगा, ठीक है। घर हो जाता है तो सोहन घर जाता है, गृहम। यहाँ क्या रहेगा? गच्छति की गच्छन्ति? गच्छति। गच्छति? यस सर। गच्छति लगेगा ना। यस सर। गच्छति क्यों लगेगा? क्योंकि सोहन तुम्हारा एक वचन है, एक वचन है, ठीक है। यानी प्रथम पुरुष एक वचन का है और कोई भी नाम के अर्थ में जो है प्रथमा विभक्ति होता है ना। तो यहाँ प्रथम एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर भी आपका तुम्हारा प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, ठीक है ना। उसके बाद राम के साथ सीता बन गई, किसके साथ गई? राम के साथ। किसमें तृतीय विभक्ति? राम में। तो राम का तृतीय विभक्ति रामेण। रामेण होता है। अब यहाँ पर रामेण स, ठीक है, स्वतंत्र है, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है।
सीता बन गई, सीता का क्या होता है? सीताम सीता का सीता होता है। वन गई, कहाँ गई? वन। तो वनम गई यानी कि आगच्छित। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पर रहेगा हवा। ठीक है, राम के साथ सीता बन गई। यानी ये ध्यान रखना है ये कि जिसके साथ साथ दिया रहेगा उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे और बाकी जो अनुवाद उसके बाद से साधारण तरीके से हम अनुवाद को बना देंगे। ये चीज ध्यान रखें। प्रश्न यहाँ पर किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में? तो प्रश्न पूछा जाता है कि स के युग में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। ये ध्यान रखेंगे, स के युग में तृतीया विभक्ति, साकम के युग में तृतीया विभक्ति, सार्धम के युग में तृतीया विभक्ति और समम के युग में तृतीया विभक्ति। ये चीज होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से जो है यहाँ पर अगर जो है कारक से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर जैसे कि एक आपका दे देगा वाक्य कि जैसे यही वाक्य हो गया कि रामेण सह सीता वनम अगच्छत, यानी राम के साथ सीता वन गई। तो यहाँ पर रामेण को रेखांकित कर देगा, ठीक है, रेखांकित हो गया। और पूछेगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है तथा कौन से कारक से, ठीक है, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगी है और कौन से कारक से हुआ है, ठीक है। तो रेखांकित पद यहाँ पर रामेण दिया गया है, रामेण है ना, तो रामेण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि ये तृतीया विभक्ति है और कौन से सूत्र से है? तृतीया सूत्र से इसमें लगी हुई है तृतीया विभक्ति। उसी तरीके से यहाँ पर मोहनेन स सोना गृहम बचती दिया है, ठीक है, मोहनेन स सोना गृहम बचती है ना। और यहाँ पर मोहनेन को रेखांकित कर दिया। और दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि विभक्ति आपको बता देता है कि इसमें तृतीया विभक्ति लगी है, चाहे पंचमी विभक्ति लगी है, चाहे षष्ठी विभक्ति लगी है, आपको बता देगा। और ये प्रश्न पूछेगा कि मोहनेन में तृतीया विभक्ति कौन से सूत्र से लगी? सार्थे तृतीया। तो सार्थे तृतीया सूत्र से लगी हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए, एकदम वीवीआई है ना। वीवीआई माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। क्योंकि लगभग अगर मान लिया जाए कि अगर 15 बार 20 बार अगर एग्जाम अगर हुआ होगा क्लास 10 के बिहार बोर्ड का ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो समझ जाइए कि कम से कम अगर 20 बार हुआ होगा तो 18 बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि स्व के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चाहे सार्थे तृतीया सूत्र की साधारण व्याख्या करें। ये भी तुम्हारा सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सार्थे तृतीया सूत्र की साधारण व्याख्या करें। साधारण व्याख्या, साधारण का मतलब होता है उदाहरण सहित व्याख्या करना, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। तो साधारण व्याख्या यानी कि उदाहरण सहित व्याख्या करना। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे कि सार्थे तृतीया सूत्र की साधारण व्याख्या करें तो फिर आपका ये उत्तर होना चाहिए कि जो है सह, साकम, सार्धम, समम इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। और नोट में आप लिख देंगे, थोड़ा सा उसमें सुंदरता बनाना है और प्लस पेज को भी थोड़ा सा बढ़ना है ना। तो जिसके साथ साथ लगा हो, है ना, जिसके साथ साथ लगा हो तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जिसके साथ साथ लगा हो उसमें तृतीया विभक्ति का उपयोग करते हैं। तब आप 2-3 को एग्जांपल लिखेंगे और फिर उसका जो है अनुवाद कर देंगे, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, ये समझ जाइएगा। और एक चीज है कि राइटिंग में आपकी सही होनी चाहिए, राइटिंग सुंदर देखनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, लिखे हैं इसको? हो गया। जो लोग नहीं लिखे हैं उसको लिख लीजिए जल्दी से फटाफट।